हे गाइस, वेलकम बैक। तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं या करने जा रहे हैं, तो वर्क प्रेशर के बारे में आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिलता होगा कि काम मैनेज नहीं होता, मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा होती है, प्रायोरिटाइज नहीं करना आता, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पाता। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने में आती हैं और आप जो लोग काम एग्जिस्टिंगली कर भी रहे हैं, तो उनको ये चीज़ फील भी होती होगी, जो खास करके न्यू कमर्स हैं, जिनको 1-2 साल ही हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए। तो मुझे लगा कि मैं कुछ टिप्स आपको दूँ कि आपको अपने काम को कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करना चाहिए, कैसे अपने आप को सँभाल के रखना चाहिए। बेसिक चीज़ें ही हैं, जो-जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक-एक चीज़ मैं खुद फ़ॉलो करता हूँ प्रैक्टिकली, तो उसी वजह से मैं उसके ऊपर आज वीडियो बना पा रहा हूँ। इसमें कोई फैंसी थिंग नहीं है कि कोई आपको कुछ बड़ी हट के कोई चीज़ मैं बता दूँगा। बहुत साधारण सी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, जो आपको फ़ॉलो करेंगे तो आप पाएँगे कि आपका काम जो आपको अगर प्रेशर लेवल आपका 100 तक था, तो वो प्रेशर लेवल 100 से रिड्यूस होके डेफ़िनिटली 60-70 तक आ जाएगा। 20-30-40% का स्ट्रेस का फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, काम करते समय। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं, तो ये वीडियो सबके लिए है, चाहे कोई न्यू कमर है, चाहे कोई एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयी है, चाहे कोई लीडरशिप रोल पे काम कर रहा है, कोई भी है, तो सबके लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानने के लिए है। तो देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में जॉइन करते हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, चाहे आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको ये बात अपने आप को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको वहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए कम से कम ना करते भी 3 से 4 महीने तो चाहिए ही चाहिए। तो कई बार हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। 15-20 दिन, महीने बाद जॉइन करे को हुए हैं, तो किसी ने कुछ बोल दिया, सुपरवाइज़र ने कुछ बोल दिया, तो हम अपने आप को बहुत नेगेटिव आउटलुक में ले जाते हैं कि भई शायद मुझे ही नहीं आ रहा काम करना। बाकी सारे यहाँ पे बैठे एम्प्लॉइज़ बहुत आसानी से काम कर रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या काम करना है। आपको अपने आप पे हार्श नहीं होना। आपको 3-4 महीने तो सेटल डाउन होने में लगने ही लगने हैं। एक जो नॉर ये 3-4 महीने हैं कि अगर आप थोड़ा-सा कैच जल्दी कर लेते हैं चीज़ को, अगर आप एक एवरेज पर्सनैलिटी वाले हैं, तो आपको 6 मंथ्स का टाइम आराम से लगेगा एक कंपनी में सेटल होने का, नो मैटर आपको कितना एक्सपीरियंस है। आप चाहे 6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आए हैं और आप नई कंपनी में जॉइन कर रहे हैं, नए बैंक में जॉइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको ना करते भी 4 से 6 महीने पूरा कंफर्टेबल होने में, पूरा अलाइन्ड अपने आप को करने में ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ, वहाँ के कल्चर के हिसाब से और उसके मतलब ये सब चीज़ करने में आपको इतना टाइम तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, चाहे आप हाँ बोलें, चाहे ना बोलें। हो सकता है कि आप इतने शार्प हों कि कुछ एक्सेप्शनल बंदे तो ज़रूर हो ही सकते हैं कि जल्दी कैप्चर करके, बट नॉर्मली इतना टाइम लगता ही लगता है। तो आपको मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइम में अपने आप के ऊपर नेगेटिव वाइब्स नहीं लेके आनी, अपने अंदर अपने आप को कोसना नहीं है, डाँटना नहीं है और अपने आप घबराना नहीं है कि भई ये मेरे साथ क्या हो रहा है या मैं शायद नालायक हूँ या मेरे को समझ नहीं आ रहा। इन चीज़ों से दूर रहिए और इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस रखिए। जो अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो मैंने भी जो 3-4 बैंकों में काम किया है, चाहे मैंने जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया हो, हर बैंक में सेटल होने में मुझे 6 महीने का समय लगा ही लगा है। 6 महीने के बाद मैंने अपने आप को सेटल्ड फ़ील किया, तो उसके बाद मैंने अपने काम में अपने एक्सीलेंस परफ़ॉर्म किया, राइट? तो जो ये चीज़ है, ये लीडर्स को भी नोट करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पॉइंट बताया। लीडर्स कई बार अपने टीम के ऊपर देखिए, लीडर्स के रूप में आपका जो काम है, वो दूसरों को आगे बढ़ाना काम है, ना कि दूसरों को नीचे दबाना। तो आपको अगर आपके पास कोई टीममेट आता है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड बैकग्राउंड से आया है, चाहे वो फ्रेशर आया है, फ्रेशर को तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा 6 महीने से भी। एक्सपीरियंस्ड भी आया है, तो आपको अपने अंदर दिमाग में ये चीज़ फिट करनी पड़ेगी कि भई वो उसको इस कल्चर में सेटल डाउन होने में कम से कम 3, 4, 5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। इसके बारे में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, या फिर आप इतना ज़्यादा एज़ अ लीडर उसको इन्वॉल्व होके उसका हाथ पकड़ लीजिए कि आप ये 3-4 महीने का टाइम कट करके 1 महीने, डेढ़ महीने पे ले जाइए। फिर वो आपकी काबिलियत है कि आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं। अगर आप उसको एक नॉर्मल तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तो वो मिनिमम इतना टाइम लेगा ही लेगा, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या सोचना है कि अपने आप पे हार्श फील नहीं करना, नेगेटिव नहीं सोचना। अगर हमें कोई कुछ कहता है, कुछ बोलता है कि भई तेरे को आता नहीं, कुछ नहीं होता, सोचना नहीं है इस चीज़ के बारे में। दूसरा पॉइंट, जब भी आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं पे भी काम करते हैं, ये पॉइंट तो बिल्कुल कॉमन है देखिए। कहीं पे भी काम करते हैं, तो ऑलवेज़ अपने पास एक डायरी ज़रूर मेंटेन कीजिए। एक डायरी, पेन अपने पास, आपके पास 24 घंटे होना चाहिए। तो जिसमें आपने जो काम कल करने हैं, जैसे आज तारीख चल रही है, आज संडे है, कल मंडे को जो आपने काम करना है, उसका टास्क आपको पॉइंट वाइज़ वहाँ पे डेट डाल के लिख लेना है कि कल मंडे मैं जाऊँगा, तो मंडे मेरे को ये काम वहाँ पे परफ़ॉर्म करने हैं कंपनी में, राइट? तो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे कोई भी सेक्टर पे हो। तो इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि चाहे माइन्यूट टास्क भी हो ना, कोई ऑफ़िशियल माइन्यूट टास्क भी हो,
तो वो माइन्यूट टास्क भी आपको लिख लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि भाई मैं मेरे पास ये 5 केस चल रहे हैं, अब आप चाहे क्रेडिट मैनेजर है, चाहे रिलेशनशिप मैनेजर है, मेरे पास ये 5 केस चल रहे हैं और इन पाँचों केसों के 5 केस के अंदर एक केस में मेरे को रिलेशनशिप मैनेजर को रिमाइंडर मेल डालनी है कि भाई मेरे को रिवर्ट कर दे मेरी क्वेरीज के। मेरे को क्लाइंट को कॉल करनी है इस केस के लिए, ये 2 क्वेरीज का रिवर्ट लेना है या उसके अकाउंटेंट को कॉल करनी है। तो ये चीज़ भी नोट कीजिए डायरी में कि कॉलिंग आरएम या सेंडिंग अ मेल टू आरएम फॉर फॉलो अप ऑफ दिस केस, कॉलिंग द क्लाइंट फॉर फॉलो अप ऑफ दिस केस या रेजोल्यूशन ऑफ क्वेरीज ऑफ दिस केस। या जैसे आपने अपने सुपरवाइजर से कोई चीज़ डिस्कशन करनी है तो डिस्कशन विद माई सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का नाम लिखे कि फॉर दिस 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 केस, राइट। माइन्यूट टास्क भी इस तरह के आप वहां पे अपने नोट कीजिए, यानी कि इसको हम कहते हैं कि अपना डे प्लान कीजिए। जो आने वाला एक दिन है, नेक्स्ट डे है, वो प्लान कीजिए। देखिए आप बहुत लंबा टाइम तो प्लान कर नहीं सकते, 2-3 दिन तो आपको पता नहीं सेकंड डे क्या प्रेशर होगा क्या नहीं। नेक्स्ट डे आप जरूर प्लान कर सकते हैं। ये काम आपको करना है एंड ऑफ द डे पे, क्योंकि जब दिन खत्म होता है तभी आपको पता, आपके सामने एक पिक्चर होती है कि आपने क्या काम किया और क्या बाकी है। उसके हिसाब से आप कल का दिन अपना प्लान कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर रहेंगे, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सटीक रहेगी कि कल मैंने आना है तो और मैंने ये काम करने हैं। और हाँ, जो जो काम आप फिनिश करते जाए ना अपनी डायरी पे, उस काम को ऐसे ना कट मारते जाइए। देखिए, है तो बचकाना वाली बात, छोटी छोटी बात है, पर आपको ना बड़ा रिलीफ फील होगा जब आपने पिन डाउन, आप जब इतने माइन्यूट टास्क लिस्ट डाउन करेंगे ना तो आपका 1-2 पेज भर जाएंगे, 50-60 टास्क निकल के आ जाएंगे। ये मैं खुद करता था इसलिए वजह से मैं बता रहा हूँ। 50 से 60 टास्क आपके निकल के आ जाएंगे। तो क्या है टास्क, ये 1-1 मिनट 15, कुछ टास्क तो 15-15 20-20 सेकंड के होते हैं। रिमाइंडर मेल डालनी है एक आरएम को कि डियर सर्वेश प्लीज रिवर्ट फॉर दिस क्वेरीज रेज्ड, बस इतनी सी मेल डालनी है। कितना 10 सेकंड का टाइम लगा। तो पर जब आप उसको यहाँ पे कट डाउन करेंगे ना उन 50 टास्क को, तो और आप जब 3-4 बजेंगे शाम के और आप देखेंगे कि उन 50 टास्क में से आपने कितने को कट कर दिया, और आपके दिमाग में ना एक चीज भी फिट होती जाएगी कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा कट करने, ज्यादा से ज्यादा कट करने, ज्यादा से ज्यादा कट करने हैं। तो आपको एक पता लगेगा कि यार देख मैंने कितना काम कर दिया आज, कितना एक्टिविटीज को मैंने परफॉर्म कर दिया, और आपके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलाइंड रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अब जैसे आपने आज एक आरएम को केस की रिमाइंडर मेल डाल दी, ठीक है, आपने आज जैसे संडे आपने शाम को लिख लिया कि मंडे आके मैं मेल डालूंगा। आपने मंडे सुबह आती मेल डाल दिया आर्म को, रिमाइंडर मेल, उसका पूरे दिन कोई रिवर्ट नहीं आया, ठीक है, पूरे दिन कोई रिवर्ट नहीं आया। तो मंडे जब शाम होगी तो आप फिर लिख लीजिए कि ट्यूसडे में आऊंगा तो आते ही सबसे पहले मेरा रिमाइंडर मेल डालनी है, राइट। तो इस तरह से अपने काम को, जो एक एक स्टेप है, आगे आगे दिन का प्लान करते जाइए और उसको लिखते जाइए साथ में। तो आपके इसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल साफ और क्लियर रहेंगे, आपकी प्रायोरिटाइजेशन क्लियर रहेगी कि मेरे को कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा काम मैं छोड़ सकता हूं, अवॉइड कर सकता हूं, कौन सा काम मेरे को करना ही पड़ेगा, राइट। और इससे आपके माइंड पे एक एक्स्ट्रा वेट रिड्यूस होगा। देखिए आप अपने माइंड में 50 चीजें याद करके नहीं रख सकते। जब आप काम करते हैं, अब मान लीजिए ये 50-60 टास्क थे, चाहे 2-2 मिनट के माइन्यूट टास्क थे, हम गलती कहाँ कर जाते हैं, हम ये चीज कहीं पिन डाउन नहीं करते, लिखते नहीं है, पेन डाउन नहीं करते कि भाई क्या क्या काम करना है। छोटा सा मेल डालने का काम भी हम पेन डाउन नहीं करते, सोचते हैं कि कोई बात नहीं कल आएगा डाल देंगे। और जब कल आता है तो इतनी बात याद रहती नहीं दिमाग में, देखिए ह्यूमन बीइंग है हम लोग, तो इतनी बात याद रहती नहीं है, तो मेल डालते नहीं है। तो फिर शाम को हमारा सुपरवाइजर पूछता है कि भाई केस का क्या बना, आप बोलेंगे वो सर आरएम ने रिवर्ट नहीं किया। आपका सुपरवाइजर बोलेगा कि यार तूने रिमाइंडर क्यों नहीं डाला, तूने फॉलो अप क्यों नहीं लिया, तेरे को याद नहीं रहता। फिर हम ब्लेम करने लग जाएंगे कि सुपरवाइजर हमें इस चीज का बोलता है। भाई जब चीजों का खुद आप ध्यान रख सकते हो, जहां तक उन चीजों का तो आप अपने आप मैनेजमेंट करके चलिए ना। आप प्रोफेशनल है इस चीज के, इसमें क्या कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने कोई साइंस यहाँ पे बता रहा हूँ, ये तो बिल्कुल सिंपल टास्क है। तो आपके दिमाग पे एक्स्ट्रा बर्डन रिड्यूस होगा याद करने का, मेमोराइज रखने का। आप फिर आपके दिमाग में देखिए मेमोरी तो आप लिमिटेड ही फिट कर सकते हैं ना, तो ये सब चीजें जब पेन डाउन कर लेंगे तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आपके माइंड की एक स्पेस एम्प्टी हो जाएगी उससे। तो एवरी मिनट ऑफ योर ऑफिस टास्क टू बी रिटर्न, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको कई बार इनिशियल लेवल पे जब आप एक्सपीरियंस्ड कम है, 1-2 साल है, 3 साल हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड कम है, तो आपको अपने सुपरवाइजर की हेल्प ले लेनी चाहिए अपना टास्क प्रायोरिटाइजेशन करने की, कि सर मेरे को कल आना है, मेरे को क्या क्या काम करना है, पहले मेरे को ये बता दीजिए। कई बार आपके पास 5-6 केस इकट्ठे चल रहे हैं, तो कई बार आपको नहीं पता होता कि भाई सुपरवाइजर अपने लेवल पे क्या सोच रहा है, राइट। पर आपको उससे हेल्प लेके आपको पूछनी है कि भाई सर हमें बता दीजिए कि पहला आके मैं कौन सा केस करूं, उसके बाद कौन सा उठाऊं, देन कौन सा उठाऊं, देन कौन सा उठाऊं। और ये चीज सुपरवाइजर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टीम को इस चीज तरीके से गाइड करें। अगर आपने अपनी टीम को 5 केस पकड़ा के रखे हुए हैं और कल को शाम को आके आप अपनी स्ट्रीम से स्टेटस पूछते हैं कि भाई क्या बना क्या बना,
भाई आप उनको, जो नए न्यू कमर्स हैं 1-2 साल जिनको है सिस्टम में, आपको उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके देना पड़ेगा कि कौन से केस पहले उठाना है, कौन से केस में क्या काम पहले करना है, क्या नहीं करना। कई बारी 5 केस अगर आपके पास चल रहे हैं, तो एज़ अ सुपरवाइज़र, जैसे मैं सुपरवाइज़र हूँ, तो मेरे को एज़ अ सुपरवाइज़र पता होता है कि यार इस केस का ना मेरे को खाली एक बार फाइनेंशियल एनालिसिस चाहिए। चलो मैं मीनवाइल क्रेडिट मैनेजर पूरा केस देखेगा, तो मैं सेल्स टीम से डिस्कस कर लूँगा मीनवाइल केस। तो आप अपनी टीम को बता दीजिए, अपने जो अंडर आपके एम्प्लॉयी है उसको बोल दीजिए कि भाई इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करके मुझे सुबह पहले दे देना। तो मीनवाइल तो उसके बाद बाकी केस इस तरह से प्रोसेस कर लेना, तो मैं मीनवाइल ये केस डिस्कस कर लूँगा। तो एज़ अ सुपरवाइज़र आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है इस चीज़ के, और आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ सुपरवाइज़र न्यू कमर्स को गाइड करना। अगर आप नहीं करते तो कहीं न कहीं ये आपका फेलियर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड है। तो जब वो ट्रेंड हो जाएँगे, 2-3 साल उनको सिस्टम में बीत जाएँगे, तो माइट भी आपको इन चीज़ों को बताने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर खुद ही प्रायोरिटाइज़ करने लग जाएँगे अपने काम को, राइट? तो जब भी आप ये प्रायोरिटाइज़ेशन करें नेक्स्ट डे की, तो उसमें से 1 आध घंटे की, 2 घंटे की थोड़ी-सी बैंडविड्थ रख के चलिए। अपने टाइम की अलॉटमेंट इस हिसाब से कीजिए कि 1 घंटे का आपको कुछ बैंडविड्थ रहे, क्योंकि आप कंपनी में काम करते हैं, आपको पता ही है बैंकिंग सेक्टर में या एनबीएफसी में कहीं भी अचानक से कुछ भी आ गया, कोई एमआईएस बनाने के लिए आ गई कि भाई ये एमआईएस, ये डाटा मुझे फटाफट चाहिए, या कोई एकदम से किसी आर्म ने बोल दिया कि यार ये कस्टमर के पास फटाफट से जाके आना है, या इस कस्टमर से कॉल करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी वजह से आपका पूरे दिन का शेड्यूल अपसेट ना हो जाए। तो 1 आध घंटे का एक इमरजेंसी टाइम का वर्क का बैंडविड्थ छोड़ के चलिए उसके अंदर। कोशिश कीजिए, देखिए जी मैं जानता हूँ कि ये पार्ट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, बट कोशिश कीजिए अगर आप पॉसिबल कर पाएँ, आधा घंटा, 15 मिनट जितना भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए यहाँ पे रख पाएँ, राइट? तो ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऑफ़िस में टाइम पे पहुँचिए। अपने ऑफिस में टाइम पे पहुंचिए, और अगर कोशिश कर सकते हैं तो टाइम के पहले भी पहुंच जाइए। अगर आपके ऑफिस का पहुंचने का टाइम 9:30 बजे है या 10 बजे, 10 बजे लगा के चलते हैं, 10 बजे का टाइम है, तो देखिए सुबह उठ के हमने कुछ नहीं करना होता। शाम को तो हम थके होते हैं, तो शाम को तो होता है कि हमने रेस्ट करना है, कुछ करना है, तो सुबह हमारे घर वालों की भी एक्सपेक्टेशन हमसे कुछ ज्यादा नहीं होती कि भाई लड़का या लड़की हमारे पास बैठा रहे, हमसे बातें करे या फैमिली को टाइम दे। सुबह इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। सुबह सबको पता होता है कि भाई हम 7-8 बजे उठे हैं, उठ के फटाफट से तैयार होना है, नाश्ता करना है और निकलना है। सुबह का आप जितना मर्ज़ी दम लगा लें, आप यही टास्क करते हैं। ठीक ठीक है? चाहे वो आप सुबह 7 बजे उठ के कर लें, चाहे आप सुबह वो 8 बजे उठ के कर लें, राइट? या आपको थोड़ी एक्सरसाइज़ करनी है, तो वो हो सकता है साथ में टाइम। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको ऑफ़िस में एक्स्ट्रा टाइम करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा वर्किंग करने की ज़रूरत है, या आपके पास बर्डन ज़्यादा चल रहा है, तो आप सुबह जल्दी आ जाइए रेदर देन शाम को अपने आप को स्ट्रेच करने के। ये कोशिश कीजिए। सुबह आधा घंटा पहले आके काम कर लीजिए, आपका माइंड भी फ्रेश होता है, और कोई आपको फ़ोन कॉल्स भी तंग नहीं कर रहे होते, क्योंकि बाकी लोग तो आए ही नहीं होते, और बिल्कुल शांति से आपका काम मैनेज हो जाता है उस चीज़ में। और अपना ऑफ़िस टाइम पे जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज़ बोलनी आसान है और करनी बड़ी डिफ़िकल्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर में। मैं खुद, मेरे को कितना टाइम हो गया करते हुए। हाँ, ठीक है, मतलब जब कंपनी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। जब एक्स्ट्रा वर्किंग डेज़ की एक्स्ट्रा लोड वाले दिन आते हैं, क्लोज़िंग का टाइम स्पेशली आता है, तो वहाँ पे सपोर्ट भी करना पड़ जाता है। पर कोशिश कीजिए कि जो हमने जिन दिनों में हमने एक्स्ट्रा वर्किंग करनी है, कुछ घंटे अपने ड्यू टाइम से एक्स्ट्रा लगाने हैं, तो उन दिनों में वो दिन कोई 5-7 दिन से ज़्यादा ना हो मंथ में। 5-6 दिन मंथ में ऐसे अगर निकलते हैं कि आपको 2 घंटे स्ट्रेच करना पड़ गया, 2 एक्स्ट्रा बैठना पड़ गया, तो चलो कोई बात नहीं, इतना आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजेबल है। पर अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी का ये माहौल है कि आपको 30 दिनों में 15-20 दिन ही एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है, फिर तो भाई आपकी कंपनी के कल्चर में कहीं न कहीं दिक्कत है, राइट? फर्दर, अगर आपने किसी हॉलिडे वाले दिन काम किया है, कोई छुट्टी थी, किसी दिन काम किया है, तो डू अपने सुपरवाइज़र से कंपल्सेटरी ऑफ की डिमांड इसके लिए ज़रूर करें। ये कल्चर आपकी कंपनी में होना चाहिए। काफ़ी बड़े बैंक्स में ये कल्चर है इस चीज़ का। आपके अगर नहीं है, तो प्लीज़ इसके बारे में डिस्कस कीजिए अपने सुपरवाइज़र से, पोलाइटली डिस्कस कीजिए, और इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कीजिए कि भई छुट्टी वाले दिन मैंने वर्किंग की है, कोई फेस्टिवल था, कोई संडे था, मैंने वर्किंग की है, तो मेरे को कुछ उसका कंपल्सेटरी ऑफ नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में एटलीस्ट दे दीजिए, ताकि मैं, मतलब मेरी फैमिली को भी होता है कि भाई हमने ऑफ वाले दिन काम करना पड़ा, तो उसका कुछ बेनिफिट भी तो हो हमें एडिशनल। एक्स्ट्रा पे तो मिलती नहीं है कहीं पे भी इस चीज़ की, तो एटलीस्ट ऑफ तो मिले। नेक्स्ट थंब रूल क्या है कि हमेशा पोलाइट रहें अपने काम करते समय। आप ठीक है, ये चीज़ करनी बड़ी डिफ़िकल्ट है, बोलनी मेरे को यहाँ पे आसान है, बट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। हम इंटेलिजेंट इनफ हैं, हम पढ़े-लिखे हैं, हम स्मार्ट हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पोलाइट कैसे रहना है, हम्बल कैसे रहना है अपने कलीग्स के साथ।
और अपने सुपरवाइजर्स के साथ। ठीक है, कई बार चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिक्स चल रही होती है, तो आपको गुस्सा आता है, चीज़ें होती हैं, कई बार वो गुस्सा आपका फट भी जाता है, ठीक है, दैट इज़ ओके। कुछ 4-5 महीने में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया, पर ये कोई रेगुलर फिनोमेना नहीं होना चाहिए आपका। और अगर आप किसी चीज़ पे फट भी रहे हैं, तो वो बहुत लॉजिकल और अंडरस्टैंडेबल चीज़ होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि सुपरवाइजर्स के साथ जब आप ऐसी चीज़ें कोई होती हैं, तो उनके साथ रेदर देन इस तरह से फट के बात करने के, उनके साथ पोलाइटली बात कीजिए, हम्बली, प्रोफेशनली बात कीजिए कि सर मेरे को ये चीज़ दिक्कत कर रही है, आप मेरे को इस तरह से कहते हैं और मैं इस चीज़ को इस तरह से लेता हूँ, जबकि मैं अपनी तरफ से इस तरह से एफर्ट कर रहा हूँ, राइट? तो टॉक मतलब एक बात करने की उस तरीके से पोलाइटली और हम्बली कोशिश कीजिए। अगर आप सेल्स वाले भी हैं और अगर अगर अपने क्रेडिट काउंटर पार्ट या टेक्निकल टीम, ऑपरेशंस टीम से भी करते हैं, बात करते हैं, तो अपनी बात मैं मानता हूँ कि सेल्स टीम की जॉब काफ़ी डिफिकल्ट रहती है, उनको काफ़ी लोगों से काम निकलवाना, टारगेट बनवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, पर एज़ लॉन्ग एज़ अपने आप को हम्बल और पोलाइट रखने की कोशिश करें। अपनी मेल्स जो हैं, वो मेल्स गंदी मेल्स ना डालें, गंदी इन द सेंस कि कोई अब्यूसिव टाइप मेल्स या कोई इस तरह की मेल्स जिससे हम किसी को अंडरमाइन करना चाहते हो, किसी की इंसल्ट करना चाहते हो, ये सब प्रोफेशनली अच्छा नहीं लगता। क्या है, सारा कुछ दुनिया में यहीं पे रह जाना है। अल्टीमेटली सब लोग सैलरी के लिए, बैंक के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी अपना पर्सनल कोई यहाँ पे गोल अचीव नहीं कर रहा, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हम जब किसी से पोलाइटली, हम्बली बात करते हैं या किसी से गुस्से से बात करते हैं कि हमें किसी पर्सन पे गुस्सा आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें नहीं पता भाई कि जो सामने वाले पर्सन ने आपके साथ बिहेव किया, तो उसके सामने क्या प्रेशर, क्या सर्कमस्टेंसेस वो फेस कर रहा होगा। ये हमें नहीं चीज़ पता होती। देखिए, मैं अपनी प्रैक्टिकल खुद की एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आज से 5-6 साल पहले मेरे सुपरवाइज़र थे, तो उनकी सुपरवाइज़र की ना बातों पे मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये ऐसे क्यों है? मैं उनको मेल्स डाल देता था कि ऐसे क्यों लिख दिया मुझे कि टैट बर्स्ट हो गया। ऐसे कई बार उन्होंने मेरे को जैसे मेल डाल दी, तो मैंने उनको बोल दिया, जब मैं उनसे आमने-सामने झगड़ पड़ा कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो डाउन द लाइन जब मैं उस समय मैं क्या था, क्रेडिट मैनेजर था। तो जब मेरे को लगता था कि उनका काम ही क्या है, काम तो करते नहीं है, ऐसे है, वैसे है, हम पे डालते रहते हैं, ये है, वो है। मतलब मेरी नैरोअर माइंड सोच थी। तो जब मैं खुद सुपरवाइज़री रोल पे आया, उनके फुटस्टेप्स पे आया, तो मेरे को जाके एहसास हुआ कि यार वो क्या चीज़ फेस कर रहे थे और जो वो उस समय एक्ट कर रहे थे, उस उन एक्ट्स का पीछे क्या रीज़निंग होती थी, क्या मतलब होता था। तो मैं उनके फुटस्टेप्स में आने के बाद समझा इस चीज़ के बारे में, और मेरे को उस दिन से लेके बड़ा इस चीज़ का फ़ील हुआ कि मैं एज़ अ क्रेडिट मैनेजर नैरो माइंडेड होके उनके फुटस्टेप्स की जॉब सोच नहीं पा रहा था और उन पे चढ़ा रहा था, राइट? पर एक्चुअल में वो अपनी जगह ठीक थे, राइट? तो खैर मेरे उनसे बहुत बढ़िया रिलेशन है, ऐसी बात नहीं है। तो हमें उनका नहीं पता कि वो क्या फेस कर रहे हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर लगा लीजिए, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ लगा लीजिए। दूसरों की जॉब्स हमेशा आपको अपनी जॉब से आसान लगेगी। ये आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम बोलते हैं ना कि दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगता है, वही चीज़ है। दूसरे की जॉब आपको हमेशा आसान लगेगी और दूसरे की सैलरी आपको हमेशा अपने से ज़्यादा लगेगी, राइट? तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इस चीज़ का ध्यान रखें, बट ये एक्चुअल चीज़ सर्कमस्टांस नहीं होता, राइट? देन हम बात करते हैं ईमेल मैनेजमेंट की। अब ईमेल मैनेजमेंट में मैं कोई आउटलुक एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं आपको कोई यहाँ पे फॉर्मूले सेट करके बता दूँगा कि आउटलुक कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है? कोई लोग तो बड़े तरीके-तरीके निकाल के आउटलुक को मैनेज करते हैं। मैं तो सिंपल साधारण सी लेमैन बात करने वाला हूँ, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। ज़्यादा टेक्निकल आईटी एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, राइट? तो क्या है कि अपनी जो ईमेल्स है ना आपकी, उनका एक आर्काइव एक मेंटेन करके रखें। अब आर्काइव क्या होता है कि आपके इनबॉक्स में मेल्स आती हैं। इनबॉक्स का एक लिमिटेड साइज़ होता है। अब कई ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस में कम होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द सर्वर। तो जो आपकी मेल्स हैं, कहीं वो लॉस्ट ना हो जाएँ, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपका इनबॉक्स भर जाएगा, तो वहाँ पे मेल्स आनी बंद हो जाएँगी, राइट? वो बाउंस करने लग जाएँगी। तो आपको अपना आर्काइव फ़ोल्डर मेंटेन करना पड़ेगा। आर्काइव फ़ोल्डर क्या होता है कि आप अपनी मेल्स को इनबॉक्स से ड्रैग करके आर्काइव बॉक्स में डाल देते हैं। रिमेंबर, कई लोग तो क्या करते हैं कि अपनी आउटलुक में सेटिंग ऐसे कर देते हैं कि मेल सीधा ही आर्काइव बॉक्स में आती है। इस तरह से मत लीजिए, मेल को अपने मेन इनबॉक्स बॉक्स में लीजिए पहले। इनबॉक्स बॉक्स पे जब मेल आपकी आ गई एक बार, तो जब आपका उसके ऊपर काम खत्म हो गया, रिमेंबर, जब आपका उस मेल के ऊपर जो भी आपने वर्किंग करनी थी, चाहे 1 दिन बाद करनी थी, चाहे 2 दिन बाद करनी थी, जब उस मेल पे आपका काम फिनिश हो गया, कोई रिवर्ट आपको करना था या कुछ चेक करना था उस मेल के बेसिस पे, या किसी से फ़ॉलो-अप ही लेना था उस मेल के बेसिस पे। मान लीजिए आप सुपरवाइज़र हैं, कोई मेल किसी आरएम की आई किसी क्रेडिट मैनेजर को केस के फ़ॉलो-अप के लिए, तो आपने उस मेल को उठा के आर्काइव कर दिया। बात पढ़ा ही नहीं या प्रॉपर्ली पढ़ के उसको आर्काइव कर दिया, बाद में 2 घंटे बाद भूल गए और शाम को और कल को वो सेल्स वाले आपके पीछे पड़ गए कि क्रेडिट मैनेजर ने केस नहीं किया।
तो जब उसकी मेल आई थी, तो उसी समय अगर आप फोन उठा के अपने क्रेडिट मैनेजर को पूछ लेते कि भाई आपका केस का क्या बना, ये मेल डाल रहा है, इसका मेरे को स्टेटस बता, राइट, तो उस टाइम ही एक्शन हो जाता ना। तो इस वजह से आप डायरेक्टली आर्काइव फोल्डर में मेल मत लीजिए, पहले इनबॉक्स में लीजिए। जब आपका उस मेल के ऊपर फॉलो अप काम जो भी आपने करना है, रिवर्ट करना है, वो फिनिश हो जाए, देन उस मेल को अपने आर्काइव बॉक्स में डाल दीजिए। ये याद रखिए कि आर्काइव बॉक्स में डालना टाइम टू टाइम आपको जरूरी है। आर्काइव बॉक्स में डालना जरूरी है। अगर आपका इनबॉक्स भर गया तो आपकी मेल्स बाउंस होनी शुरू हो जाएंगी, तो कोई भी सेंडर आपको मेल भेज नहीं पाएगा। तो हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन मिस कर दे, और प्रोफेशनली ये चीज अच्छी भी नहीं लगती। अगर आपको कोई आपका जोनल हेड मेल डालने वाला है, और मेल डालने वक्त तो उसको पता चलता है कि भाई अंकुश जैन को मेल डाल रहा हूँ, और उसको मैसेज वहां पे आउटलुक पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अंकुश जैन मेल बॉक्स इज फुल, तो कितना अजीब लगेगा उसको कि यार ये अपनी मेल भी नहीं मैनेज कर पा रहा, कि उसने अपनी मेल्स अपनी सेट ही नहीं की हुई कि भाई उसका मेल बॉक्स फुल आ रहा है, अब मैं उससे बात कैसे करूं, अब मेरे को फोन उठा के थोड़ी घुमाऊंगा उसको इस चीज के लिए। तो प्रोफेशनली ये चीज अच्छी नहीं लगती। तो मेल्स मैनेजमेंट का अगर आप आर्काइव में डाल देंगे तो उसके बाद आपका इनबॉक्स खाली रहेगा, तो इनबॉक्स में आपकी मेल्स आती रहेंगी, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी मेल्स है ना, जो ये आर्काइव फोल्डर है, इसकी ना एक पीएसटी फाइल होती है, मतलब डॉट पीएसटी फाइल होती है, मतलब जो उसका आर्काइव फोल्डर, जो आर्काइव क्या है, मतलब ये आपकी क्या, आप आसान भाषा में लगा लीजिए, ये आपकी सेव्ड मेल्स हैं, जो मेल्स आपने सेव कर ली हैं। तो जो ये सेव्ड मेल्स है ना, ये याद रखिए कि आपकी डी ड्राइव में इसका रिकॉर्ड केप्ट हो। ये आप अपने लोकल आईटी वाले से बात कर लेना। यूजली ये सी ड्राइव में केप्ट होता है। कई बार कई आपकी विंडो उड़ गई, कुछ हो गया, तो ये सारी की सारी ईमेल्स आपकी आर्काइव वाली डिलीट हो जाएंगी। तो डी ड्राइव में उसकी रिकॉर्ड कीपिंग हो रही हो, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका सेव्ड ईमेल्स का डाटा है, आर्काइव्ड फोल्डर, उसके अंदर आप अपने मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कीजिए। ये मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करने का मकसद क्या है, ये सारी आर्काइव के अंडर की सब वेरिफिकेशन है, सब सब वेरिफिकेशन है आर्काइव के अंडर। इसके अंदर आपकी ये सारी सेव्ड ईमेल्स हैं जिनकी आपने बाइफर्केशन कर दी है, जिनकी आपने छंटनी कर दी है। कल को क्या होता है कि 6 महीने बाद आपको कुछ देखना पड़ गया, तो आप फटाफट से रेलिवेंट फोल्डर में जाएंगे और अपनी रेलिवेंट मेल को ढूंढ लेंगे। अब जैसे जो आप केस फ्रेश केस हैं, जो आप सेंक्शन करवाते हैं मेल पे, उनकी फ्रेश सेंक्शन की मेल एक अलग फोल्डर में डाल लीजिए। एग्जिस्टिंग केस है, उनकी रिन्यूअल किया, रिडक्शन किया, एनहेंसमेंट किया, उनकी कोई सेंक्शन मेल्स हैं, उनको अलग फोल्डर में डाल लीजिए, आर्काइव के अंडर ही, आउटलुक में। कोई आपकी आईडीज क्रिएट हुई हैं, कोई जैसे बैंक में 36 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी कोई आईडीज क्रिएट हुई हैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड मेल है कि आईडी कैसे क्रिएट करानी चाहिए। कई बार आती है ना मेल्स कि भाई इस तरह से इस बंदे को मेल डालो, वो आईडी क्रिएट करेगा। तो इस तरह की मेल्स एक अलग फोल्डर में डाल लीजिए। कई बार आपकी सारी आईडीज डिलीट हो जाए, तो फिर आप आईडीज रेफर कैसे करेंगे कि कैसे बनानी है। एचआर के साथ रिलेटेड कोई कम्युनिकेशंस चल रहे हैं, कोई आपने एचआर को कुछ डाला है या एचआर को कम्युनिकेट करता है, तो उसकी फोल्डर अलग मेंटेन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो पॉलिसीज या प्रोसेसेस की मेल्स आती रहती हैं, चाहे आपके जोनल हेड से आए, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई ऑडिट टीम से आए, कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी प्रोडक्ट टीम से आए, तो उनको एक अलग जगह पे मेंटेन करना जरूरी है, ताकि इजी रेफरेंस रहे आपका टाइम टू टाइम। अगर आप सुपरवाइजर भी हैं, तो ये अगर आप सेपरेटली मेंटेन करते हैं, तो आपको अपनी टीम को गाइड करना बड़ा आसान है। कोई न्यू कमर आता है तो आप उनको आसानी से फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक इनबॉक्स वाला फोल्डर तो बाय डिफॉल्ट ही होता है आर्काइव के अंदर। उसके अंदर आप इनके जो यहाँ पे मेल्स क्लासीफाई नहीं हो सकती, उनको आप इनबॉक्स फोल्डर में डाल दीजिए, राइट। और ZHNH कोई जोनल हेड, नेशनल हेड या रीजनल हेड ने हमको कोई मेल्स डाली हैं, आप इनका अलग फोल्डर मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि मैं ये चीज मेंटेन नहीं करता, बट आप कर सकते हैं कि भाई एक चीज का रिमाइंडर रहेगा कि भाई हमारे जोनल हेड ने ये मेल डाली थी, हमारे नेशनल हेड की मेल आई थी, तो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होते हैं उनके, तो उनको एक अलग फोल्डर में कैप्ट कर लीजिए, राइट। बस ये चीज याद रखिए कि जब आप आउटलुक खोलते हैं ना यहाँ पे, तो शुरू शुरू में आपका यहाँ पे इनबॉक्स आता है, इनबॉक्स यहाँ पे आर्काइव आता है, और आर्काइव के अंदर ये सब फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इनबॉक्स में जो आपकी मेल जैसे यहाँ पे आ गई, अगर आपका वहां पे उस मेल पे काम फिनिश हो गया, कोई रिवर्ट करना था, कोई फॉलोअप लेना था, कुछ हो गया, तो उसको वहां से ड्रैग कीजिए और यहाँ पे इन रेलिवेंट फोल्डर्स में बिलोंग करती है तो ठीक है, नहीं तो इसमें डाल दीजिए। यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, राइट। तो यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद ये मेल यहाँ पे हमेशा के लिए सेव हो गई, और आपका इस मेल के ऊपर कोई काम करना बाकी नहीं रहा, और आपका इनबॉक्स भी खाली रह जाएगा उसके अकॉर्डिंग। और आपको पता भी होगा कि कोई भी मेल आपकी इस तरह की नहीं है कि जो अनरिवर्टेड गई हो, अनरेड गई हो, अनरेड गई हो, या अनरिवर्टेड गई हो। इस तरह की आपकी कोई भी मेल नहीं रहेगी, तो कोई आपको ये चीज का चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई तू मेल ही नहीं पढ़ता, तू मेल ही नहीं देखता, तू मैंने मेल पे रिवर्ट नहीं किया, मैंने तुझे 2 दिन पहले मेल डाली थी। तो इस तरह की बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, माइन्यूट चीजें, राइट। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आर्काइव कर दीजिए मेल्स को।
देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आप काम करते हैं ना, उसको ईमेल पे ज़रूर लिखें। अब जैसे आपने कोई केस असेस किया, तो उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं केस की, तो उन ऑब्जर्वेशंस की मेल ज़रूर डालें, ईमेल डालें, फ़ोन पे बात मत करें। फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, पर ईमेल ज़रूर डाल दें। चाहे आप ये कल्चर बना लीजिए कि आप पहले आरएम को फ़ोन पे बता दें कि भई ये पॉइंट है तेरे केस में, उसके बाद उसको ईमेल डाल दीजिए। एक तो ये काम करता है रिकॉर्ड कीपिंग का, कि आपने इस केस के ऊपर काम किया था। उसके बाद टाइमिंग का मेंटेन हो जाता है कि आपने कितने बजे रिवर्ट किया था। कई बार झगड़े हो जाते हैं इस चीज़ पे, आरएम बोलता है कि मेरे को तो 5 दिन से बंदे ने बताया ही नहीं कुछ केस के बारे में, मुकर जाते हैं आरएम। या अगर आप आरएम है तो क्रेडिट मैनेजर मुकर जाता है कि भई मेरे को तो कोई रिवर्ट ही नहीं आया। अगर आपने एज़ अ आरएम उसको रिवर्ट बैक मेल पे किया होगा, तो आपके पास डेट एंड टाइम तो होगा ना मेल पे डॉक्यूमेंटेड कि कौन सी डेट को, कौन से टाइम को मैंने रिवर्ट किया था। तो ऐसी बहुत सारी हज़ारों चीज़ें होती हैं कॉर्पोरेट कल्चर में। तो आप जो भी काम करें, उसको हमेशा डॉक्यूमेंट करें मेल के ऊपर। छोटा काम है, बड़ा काम है, कोई चिढ़ता है, नहीं चिढ़ता है, तो मेल पे लिखें कि भई ये केस है, इसका ये अरेस्ट किया। अगर आपने अपने आरएम को फ़ॉलो अप भी लेना है केस का कि भई मेरे को रिवर्ट कर मेरी क्वेरीज़ के, या मेरे को क्लाइंट मीटिंग अरेंज करा के दे, तो उसी मेल के ऊपर टॉप अप डालिए मेल। अलग नई मेल में मत डालिए, उस मेल के ट्रायल मेल के ऊपर डालिए, ताकि वो एक रिकॉर्ड, एक चेन ऑफ रिकॉर्ड बना रहे कि भई नीचे देखो ये मेल थी, उसके ऊपर रिमाइंडर मेल गई, उसके ऊपर रिमाइंडर मेल गई, फिर आरएम ने उसके ऊपर रिवर्ट डाला। तो एक टाइम काउंट होता है कि भई कब से लेके कब तक हम फ़ॉलो अप कर रहे थे, आरएम ने कितनी देर में जवाब दिया। या उल्टा आरएम एंगल पे सोच लीजिए, आरएम बोलेगा कि भई इतने दिन, इतने तारीख को केस लॉगिन हुआ था और इतने दिनों बाद मेरे को क्वेरीज आई। देखिए रेडिट की क्वेरीज इतने दिनों बाद आई और उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैंने रिवर्ट कर दिया, उसके बाद 3 दिन उसका फिर जवाब नहीं आया। तो ये चीज़ सारी मेल पे आपकी डॉक्यूमेंट होगी, तो आपकी भी स्क्रीन सेव रहेगी, बैंक का कल्चर भी ठीक रहेगा, झगड़े भी कम होंगे, राइट? और कोई भी मेल ओपन एंडेड मत छोड़िए। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि कल को कोई मेल किसी ने आपको डाल दी, कल को कोई मेल आपको किसी ने डाल दी, ठीक है? उस मेल के ऊपर आपका जवाब देना बनता था, पर आपने जवाब नहीं दिया, आप चुप कर गए, आपने बोला अच्छा छोड़ो। जवाब दे दीजिए उस मेल के ऊपर, ओपन एंडेड मत छोड़िए। अगर आपने ओपन एंडेड छोड़ दी, मेल को ओपन छोड़ दिया, तो दैट मीन्स उसका ये होगा कि आपने उस मेल पे जो लिखा हुआ है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ पे एप्रोप्रिएट है, वहाँ पे जवाब दीजिए। कई बार ऐसे होता है कि आपके साथ सेल्स वाला बहुत झगड़ने लग गया। बार-बार मेल डाली जा रहा है। आपने एक बार जस्टिफिकेशन दे दी एक मेल के ऊपर, उसके बाद वो फालतू की फिर डाली जा रहा है, झगड़ना चाहता है, गंदी कराना चाहता है आपकी भी और अपनी भी, तो उसके ऊपर फिर बार-बार रिवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एक बार अपना जवाब तो ज़रूर दीजिए, ऐसा ना हो कि उसने एक बार आपको लिख के भेज दिया कि ये इसने बंदे ने मेरे 15 दिन खराब कर दिए, आपने रिवर्ट ही नहीं किया, आपने छोड़ दिया कि चल लिखी जाने दे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे नहीं होता। एक बार उसको रिवर्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद वो 3600 गालियाँ उसके ऊपर बकता रहे, लिखता रहे, कोई बात नहीं, आपने अपना रिवर्ट दे दिया, उसको अगर ज़्यादा बार-बार लिख रहा है, तो उसको डाल दीजिए कि आई विल नॉट बी रिवर्टिंग ऑन दीज़ मेल्स, आई एम वर्किंग ऑन माय केसेज़, प्लीज़ यूज़ योर टाइम प्रोडक्टिवली, राइट? ख डाल के छोड़ दीजिए, जो सोचना है सोची जाने दो, राइट? अपने डेस्कटॉप को प्रॉपर्ली मैनेज करके चलिए। भाई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने ऑफिस में भी, डेस्कटॉप पूरी तरह से बिखरा पड़ा होता है। जब सिस्टम खुलता है, डेस्कटॉप पे फाइलें ही फाइलें पड़ी होती हैं पूरी स्क्रीन के ऊपर। देख के दिमाग चकरा जाता है कि कौन सी फाइल का क्या यूज़ है, क्या क्यों रखी हुई है इतनी सारी फाइल्स। डेस्कटॉप पे सिर्फ उतना ही फाइल्स आप रखें, जितनी फाइल्स की आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ पड़ता है। जितनी फाइल्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं, अब जैसे यहाँ पे मेरे सिस्टम है, तो ये सिस्टम है तो कितना देखिए कितना कम डेस्कटॉप यूज़्ड है। तो यहाँ पे लोगों का यहाँ तक पूरा भरा होता है डेस्कटॉप। तो वो कितना बुरा लगता है खुद को भी देखने में कि यार मतलब, और कंफ्यूजन बड़ी हो जाती है। एक नेगेटिव वाइब्स आ जाती है जब भी आप डेस्कटॉप खोलते हो, तो आपको लगेगा यार इतना ज़्यादा यार पता नहीं क्या कूड़ा करकट पड़ा हुआ है यहाँ पे। कोई चीज़ ढूँढनी पड़ती है, ढूँढने पे मिलती नहीं है, समझ नहीं आता कि कहाँ पे पड़ी है। डेस्कटॉप की मैनेजमेंट प्रॉपर करके चलिए और वही फाइल्स डेस्कटॉप पे रखिए जिनका आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करना पड़ता है। देखिए, जो केसेज़ आप असेस करते हैं, जो पॉलिसीज़ आपके पास आती हैं, कई बार अटैचमेंट्स बन के आती हैं, पॉलिसीज़ की पीडीएफ फाइल्स वगैरह बन के आती हैं, उनका रिकॉर्ड प्रॉपर फॉर्मेट में डी ड्राइव में केप्ट कीजिए, सी ड्राइव में नहीं, वो तो विंडो डिलीट होगी तो सारी उड़ जाएगी। डी ड्राइव में केप्ट कीजिए, प्रॉपर उसकी नेमिंग दीजिए फ़ोल्डर्स की, ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें क्या पड़ा है। अब जैसे फ्रेश सैंक्शंस हैं, तो फ्रेश सैंक्शंस का एक अलग फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर आपने फ्रेश सैंक्शन के, अगर आपके पास 3-4 डिपार्टमेंट्स का केस आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या लोकेशन वाइज केस आते हैं अमृतसर के, जलंधर के, लुधियाना के, तो वहाँ पे फ्रेश सेंक्शन में आप लोकेशन वाइज फर्दर बाइफरकेशन कर सकते हैं कि ये अमृतसर, जलंधर, लुधियाना। देन फिर अमृतसर खोलेंगे तो उसके बाद आपके केस का नाम आना चाहिए एबीसी एंड कंपनी, बीसीडी एंड कंपनी, ताकि पता लगे कि उसके अंदर आपको क्या डाटा मिलेगा। अब जैसे मान लो उसके अंदर आपने एबीसी एंड कंपनी का फोल्डर खोल लिया,
तो एबीसी एंड कंपनी का मान लीजिए आपने फ्रेश सैंक्शन किया था, ठीक है, उसके बाद उसका कोई मॉडिफिकेशन हुआ 4 महीने बाद कोई टर्म्स में, तो उसका मॉडिफिकेशन का फोल्डर एक अलग बनाइए कि मॉडिफिकेशन मेल 1, मॉडिफिकेशन मेल 2, या मॉडिफिकेशन डाटा 1, मॉडिफिकेशन डाटा 2, आपको ताकि ट्रैक रहे कि भाई क्या क्या हुआ था केस के अंदर, और जब भी किसी अटैचमेंट की जरूरत पड़े तो वो आपको वहीं के वहीं मिल जाए। जो भी आपकी केस की अटैचमेंट्स आती है ना साथ में, जैसे सीएमए डाटा हो गया, डिड्यूप्स हो गए, बैंकिंग हो गया, जीएसटी कर्जा हो गया, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हो गई, कोई आपने किसी इंटर डिपार्टमेंट से फीडबैक चेक किया था वो हो गया, कोई क्लाइंट की क्वेरीज का रिवर्ट आया था, कोई बैलेंस शीट्स कोई डॉक्यूमेंटेशन आई थी, तो उनको फोल्डर में सेव कीजिए अपने पास। ये आपकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऑडिट की क्वेरीज आ जाती हैं या केस पड़ जाता है, तो उस समय हमें ध्यान ही नहीं रहता कि क्या डाटा था क्या नहीं, राइट। तो उसको ताकि टाइम पे एक्सेस किया जा सके इजी वे में, तो इस वजह से उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। आप ऑर्गेनाइजेशन में कई बार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, जैसे सेल्स टीम को ट्रेनिंग दे दी, या ब्रांच टीम को ट्रेनिंग दे दी, या अपनी ही टीम को ट्रेनिंग दे दी, या किसी और लोकेशन की टीम को और जगह पे ट्रेनिंग दे दी, या आपने ब्रांच विजिट्स करके वैसे ही एक्टिविटी की, या आपने कोई लोन मेला ऑर्गेनाइज किया, या कुछ भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपनी लोकेशन पे की, तो उसके ना मिनट्स ऑफ मीटिंग जरूर बनाइए। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं? मिनट्स ऑफ मीटिंग इज मियर द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग कब कंडक्ट हुई, कौन सी डेट को कंडक्ट हुई, कौन से टाइम पे कंडक्ट हुई, कौन सी लोकेशन पे कंडक्ट हुई, कौन कौन मीटिंग में आया था, किस टॉपिक पे मीटिंग पे बात हुई, बस ये मिनट्स होते हैं मीटिंग के। इसका आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको वैसे ही फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाइए ईमेल पे, ईमेल पे मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के उसको रोल आउट कीजिए सारी टीम को, सारी रेलेवेंट टीम को वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जाने चाहिए, ताकि पता चले कि आपने ये एक्टिविटी कोई लोकल लेवल पे की थी, ताकि ये चीज आपके रिकॉर्ड में भी आ जाती है और दिखाने को भी हो जाता है कि भाई मैंने अपने वर्क के अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ किया था, राइट। तो उसके बाद अपने पास आपको एक एक्सेल फाइल जरूर मेंटेन करके चलनी है। एक आप अपनी एक एक्सेल फाइल बना लीजिए अपने पास। उस एक्सेल फाइल को आप हमेशा अपने पास ओपन करके रखेंगे जब तक आप सिस्टम पे बैठे हैं, और इस एक्सेल फाइल में आपके सारे केसेस का डाटा होना चाहिए कि कौन कौन से केसेस आपने प्रोसेस किए हैं और उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है केसेस का। चाहे आप क्रेडिट मैनेजर हैं, चाहे आप सुपरवाइजर हैं, ये फाइल आपको मेंटेन करनी चाहिए। इसमें जैसे सीरियल नंबर आ गया, कौन सी डेट को लॉगिन हुआ था केस, केस का क्या नाम था, कौन सी लोकेशन क्या है, टाइप क्या है, फ्रेश है, रिन्यूअल है, रिडक्शन है, एनहेंसमेंट है, क्या है, कितनी अमाउंट का केस है, कौन सी प्रोग्राम है, जैसे कोई लीज रेंटल डिस्काउंटिंग का केस था, कोई जीएसटी प्रोग्राम का केस था, कोई फाइनेंशियल बेस्ड प्रोग्राम का केस था, कोई बैंकिंग वेरिएंट का केस था, तो उसका प्रोग्राम मेंशन कीजिए। कौन आरएम है केस का, कौन क्रेडिट मैनेजर था। ये क्रेडिट मैनेजर का तो उसलिए अगर आप सुपरवाइजर हैं तो ये आपके लिए कॉलम जरूरी है, क्योंकि फिर आप लिखेंगे ना कि कौन से क्रेडिट मैनेजर को केस असाइंड किया। उसके बाद स्टेटस डेट में आप जो जो उसका स्टेटस है वो अपडेट करते रहिए, कि अगर सैंक्शन हो गया तो उस पर लिख दीजिए सैंक्शन, अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्टेड, अगर अंडर डिस्कशन है तो अंडर डिस्कशन, अगर क्रेडिट के पास है तो विद क्रेडिट, अगर सेल्स के पास है तो विद सेल्स, और साथ में डेट डाल दीजिए कि कौन सी डेट का ये स्टेटस अपडेट है लास्ट। तो उसके ऊपर आपका एक कंट्रोल बना रहेगा अपनी एमआईएस जब आपके पास खुली रहेगी इस चीज की। तो ये चीज आई होप अगर आप परफॉर्म करेंगे तो मैं पूरा श्योर हूं, मैं प्रैक्टिकली भी खुद काम करता हूँ एक एक चीज के ऊपर जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो अगर आप इन चीजों पे काम करेंगे तो आई एम श्योर आपका 30-40% स्ट्रेस लेवल और मैनेजमेंट का तरीका आपके कंपनी में आपका जरूर 100% इंप्रूव होगा। तो आपको ही आगे चल के ईज फील होगा इस चीज का। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, रेलिवेंट होगी आपके लिए ये वीडियो आई होप। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।